मान लिया जाए हम 3 से 27 में भाग दे रहे हैं, ठीक ना। तो 3 से 27 में भाग देते हैं तो कितना बार में लगेगा? 9 बार में 27। अगर पूरी तरह से खत्म हो गया तो, अगर पूरी तरह से खत्म हो गया तो 3 जो होगा वो 27 का क्या कहलाएगा? 3 27 का क्या कहलाएगा? भाजक। लेकिन 27 उ 3 का क्या कहलाएगा? गुणज। यानी कि ये 27 जो 3 का है ये क्या है? गुणज। इसी का दूसरा नाम होता है अपवर्त। दूसरा नाम क्या होता है? अपवर्त। या क्या कहते हैं इसको? मल्टीपल भी, MULTIPLE। और ये जो 3 जो है 27 का वो क्या है? भाजक, जिसको हम अपवर्तक भी कहते हैं। अपवर्तक, या इसको हम डिवाइजर भी कहते हैं। DIVISOR। समझ में आया? अब देखो ये क्या होता है, जिसे मान लिया जाए 3 कोई टेबल है, 3 का हम जो टेबल लिखते हैं वो सभी का सभी क्या उसका गुणज लिखते हैं, यानी उसका क्या लिखते हैं? मल्टीपल लिखते हैं। जैसे अगर हम 3 को 1 से मल्टीपल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? 3 हुआ। 2 से कर दिए तो क्या हो गया? 6 हो गया। तो इसी तरह से 3 से किए तो 9 हुआ, 4 से किए तो 12 हो गया, 5 से किए तो 15। इस तरह से होता है। तो यानी कि ये जो 3 है, ये जो 3 है मेरा ये वाला, ये 3 को भी विभाजित कर सकता है, 6 को भी, 9 को, यानी सभी को। तो ये सब जो है वो 3 का कहलाएगा क्या चीज? गुणज। और 3 ये सब का क्या कहलाएगा? भाजक, क्योंकि सबको विभाजित कर देगा। समझ में आया? और भाजक को इंग्लिश में डिवाइजर कहते हैं और गुणज को इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं। क्लियर है इतना? ऑब्जेक्टिव बी में पहला ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है? यदि जो बी को ए विभाजित कर रहा है, बी को ए विभाजित, यहाँ देखो गौर से सुनना, बी को विभाजित कौन कर रहा है? इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? भाजक। और बी क्या हो जाएगा? समझ में आया है? बी को ये क्या कर रहा है? विभाजित कर दे रहा है, यानी खत्म कर दे रहा है, काट दे रहा है। तो इसका मतलब बी जो ये जो होगा वो डिवाइडर होगा और बी मल्टीपल होगा। अब अगर बी के बारे में पूछा तो मल्टीपल बोलेंगे, ए के बारे में पूछा तो डिवाइडर बोलेंगे। क्लियर? तो इस तरह से भी लिख लेना, 3 4 9 12 15 18 30। 3 का गुणज, गुणज बोले तो मल्टीपल, MULTIPLE, या इसी को अपवर्त भी कहते हैं। 3 6 9 12 etc। और अगर इस तरह से भी हम कर सकते हैं, 12 9 6 3 का भाजक। भाजक मतलब डिवाइडर, क्या होगा? 3। यानी कि एक बात ही कंफर्म हो जाओ कि केवल एक 3 का बात कर रहे हैं तो बहुत सारा डिवाइडर हो रहा है, अनंत हो रहा है, क्योंकि हम लाख से गुना करेंगे 3 लाख हो जाएगा, करोड़ से करें 3, बहुत सारा। तो यानी गुणज अनंत हो सकता है लेकिन डिवाइडर अनंत नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं तो देखो 12 का कितना कुल डिवाइडर निकलेगा? 12 या तो 1 से विभाजित होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से, 6 से या 12। यानी इसका सीमित, यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ एक ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में किसकी संख्या सीमित होती है? सीमित कहने का मतलब क्या है? सीमा के अंतर्गत है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो पूछा जाएगा कि गुणज या भाजक दोनों में से किसकी संख्या सीमित होती है, यानी किसकी संख्या निश्चित होती है? तो क्या होगा? भाजक, क्योंकि भाजक की संख्या क्या है? निश्चित। बट गुणज की नहीं। गुणज में क्या है? 1 से मल्टीप्लाई किए 3 आ गया, 2 से किए 6 आ गया, 3 से किया 9 आ गया, इसी तरह 10 से करेंगे तो 3 का 30 हो जाएगा, 12 से 15 से लाख करोड़ करते जाएंगे। लेकिन अगर डिवाइडर कहेगा तो सब थोड़ी इसको काट सकता है, लेकिन और आगे गुना करके ला सकते हैं ना। लेकिन इसमें क्या ला सकते हैं किसी प्रकार से फिक्स है कि 12 का भाजक जब भी होगा 1 2 3 4 6 और 12 5 नहीं होगा, इतना, इससे ज्यादा नहीं होगा। यानी कि एकदम दिमाग में सेट कर लेना कि डिवाइडर की संख्या सीमित होती है, निश्चित होती है, जबकि मल्टीपल की संख्या अनिश्चित होती है, अनंत होती है। क्लियर है? कॉपी कर लो। भाजक यानी डिवाइडर की संख्या निश्चित होती है, की संख्या निश्चित होती है। दूसरा स्टार में लिखना गुणज यानी मल्टीपल, की संख्या
अनिश्चित होती है। तीसरा फिर लिखो, प्रत्येक शांत आवर्त परिमेय संख्या होती है। ये सब कल समझाए थे ना, प्रत्येक आवर्त परिमेय संख्या होती है। शांत आवर्त तथा अशांत आवर्त दोनों परिमेय संख्या होती है। अशांत अनावर्त अपरिमेय संख्या होती है। अशांत परिमेय तथा अपरिमेय दोनों हो सकता है। अपरिमेय संख्या सिर्फ अशांत होता है। एक बात याद रखना, जिसपे रेकरिंग रहता है ना, थोड़ा सा यहाँ समझ लेना, जिसपे रेकरिंग रहता है वो आवर्त कहलाता है भी, ठीक ना। जैसे कि अशांत है लेकिन रेकरिंग रहने के कारण आवर्त। और एक बताए थे जिसपे कि रेकरिंग नहीं था, जैसे कि हम लिखते हैं इस तरह से, इस पे रेकरिंग भी नहीं है और आगे बढ़ रहा, तो इसको आवर्त नहीं, इसको फिर हम बोलेंगे अनावर्त। इसको बोलते हैं अनावर्त। यानी कि देखो यहाँ पर शांत जिसमें रेकरिंग और कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या रुक गया, तो शांत आवर्त। एक है जो कि रुका नहीं है लेकिन वो क्या एक पैटर्न के तहत आगे बढ़ रहा है, तो उसको अशांत आवर्त यानी रेकरिंग लगता है। और जो ये वाला बिना पैटर्न के आगे बढ़ता जा रहा है उसको आवर्त नहीं बल्कि अनावर्त बोलते हैं। क्लियर? इतना ऑब्जेक्टिव कॉपी कर सकूं। भाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में पहले भी पढ़े होंगे। जैसे हम बात करते हैं 12 का, ठीक कौन सी संख्या है? भाज्य। भाज्य क्यों है? क्योंकि 12 का जो डिवाइडर है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12। वहीं अगर हम बात करें 7 की, तो 7 का क्या है? केवल 1 और 7, ठीक ना। तो ये हुआ भाज्य संख्या और ये हुआ वो भाज्य संख्या। तो यानी कहने का मतलब क्या है, मेरा यहाँ वो भाज्य और भाज्य से कोई मतलब नहीं, बस एक बताने के लिए क्या है कि देखो भाज्य संख्या जितने भी हैं उसको केवल 2 ही डिवाइडर हो सकता है। एक तो 1 होगा और दूसरा स्वयं होगा। एक होगा और दूसरा, तो इसके लिए 1 है और ये स्वयं है। यहाँ भी देखो 1 है और स्वयं है। तो कहने का मतलब मेरा क्या है सो समझना, ये 1 और ये जो स्वयं है ये कहलाता है अयार्थ भाजक। जिसको हम इम्प्रॉपर डिवाइजर बोलते हैं, इम्प्रॉपर डिवाइजर। लेकिन वही यहाँ देख सकते हो कि 1 अथवा स्वयं को छोड़ करके 2, 3, 4, 6 ये सब भी है ना, तो ये सब को हम बोलते हैं यार्थ विभाजक यानी प्रॉपर डिवाइजर। चलो यहाँ देखना, यहाँ 7 की अगर बात करें, अब पूछा जा सकता है यहाँ भी ऑब्जेक्टिव, इसे उम्मीद नहीं कि पूछेगा लेकिन एक बन सकता है कि अभाज्य संख्या में इम्प्रॉपर डिवाइजर होती है या प्रॉपर डिवाइजर।
तो अभाज्य संख्या की केवल और केवल प्रॉपर डिवाइजर होगी, क्योंकि एक अथवा स्वयं को छोड़ करके और कोई भी इसको विभाजित नहीं कर सकती है। क्लियर। दूसरा, भाज्य संख्या जो होती है उसका प्रॉपर डिवाइजर और इम्प्रॉपर डिवाइजर दोनों होता है। देख सकते हो यहाँ पर ही कि 1 और 12 के लिए तो 12 ही स्वयं होगा, तो यानी कहने का मतलब कि 12 को 1 भी डिवाइड कर सकती है और 12 भी कर सकती है, लेकिन इसको छोड़ करके 2, 3, 4, 6 भी तो कर सकती है ना। तो जो एक अथवा स्वयं से डिवाइड है वो डिवाइडर को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर डिवाइजर, यानी अर्थार्थ भाजक। और जो एक अथवा स्वयं रहती है उसको यथार्थ भाजक बोलते हैं, यानी प्रॉपर डिवाइजर। क्या ये दोनों समझ में आया है? तो इससे कितना, इससे भी 2 ऑब्जेक्टिव, वैसे ही सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी बता देते हैं, हो सकता है पूछ ही ले कि अभाज्य संख्या का केवल और केवल प्रॉपर डिवाइजर होती है, जबकि भाज्य संख्या का इम्प्रॉपर और प्रॉपर दोनों डिवाइजर होती है। इस तरह से भी पूछ सकती है वह कौन सी संख्या होगी जिसकी केवल और केवल प्रॉपर डिवाइजर होगी, तो क्या होगा? अभाज्य संख्या। समझ में आया? ठीक। ऑब्जेक्टिव एक बार आप क्लियर कर देते। जितने भी भाजक होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? निश्चित। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि डिवाइजर की संख्या निश्चित होती है, जबकि मल्टीपल की संख्या अनिश्चित, यानी कि ये अनंत हो सकती है। ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल भी दे चुके हैं, एग्जाम्पल सब उतार लिए हो ना। उसके बाद प्रत्येक शांत आवर्त, जो कि कल बताए क्या होती है? परिमेय संख्या। अब इसमें आवर्त और अनावर्त, आवर्त और अनावर्त का मतलब क्या है भी समझा चुके हैं। जो रुक गया वो आवर्त और जो नहीं रुका वो अनावर्त। अब जो नहीं भी रुका लेकिन कोई पैटर्न पे चल रहा है तो भी क्या होगा? आवर्त होगा। तो यानी कि शांत आवर्त रहा तो परिमेय, और अगर शांत और शांत दोनों रहा तो भी परिमेय। लेकिन वो शांत रहा लेकिन अगर अनावर्त आ गया तो वो परिमेय, और वो शांत आवर्त आ गया तो परिमेय। वो शांत के साथ आवर्त लगा है तो परिमेय, और अनावर्त लगा है तो वो परिमेय। वो शांत केवल देगा, अब न आवर्त देगा न अनावर्त देगा, तो परिमेय और वो परिमेय दोनों होगा। समझ में आ रहा है ना। खाली वो शांत दिया तो वो परिमेय और परिमेय दोनों, और वो परिमेय के बारे में पूछा तो सिर्फ वो शांत होगा। एक और चीज जो कि देखो कल हम बताए थे कि मान लिया जाए लिखा हुआ है 15 और 20 का
मोसो, जिसका फुल नाम होता है मातम समापवर्तक। तो हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं HCF, फिर पहले बड़ा वाला फिर छोटा वाला, यानी इसका मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को हम एक और तरीका से लिख सकते हैं GCD 20 यानी 20 और 50। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब क्या है पता ही है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, और ग्रेटेस्ट भी एक प्रकार का हाईएस्ट ही होता है। ग्रेटेस्ट मतलब क्या है, सबसे ऊंचा, महान का होता है ना, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे ऊंचा, और हाईएस्ट मतलब भी सबसे बड़ा। कहीं ना कहीं क्या है, अगर मान लिया जाए हम इस दोनों की बात करें तो दोनों में बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये है, और अगर हम सबसे ऊंचा पूछे तो भी ये, कहीं ना कहीं इक्वल कुछ ना कुछ आ रहा। तो यानी कहने का मतलब हम इसको HCF 2015 भी लिख सकते हैं या GCD 2015 भी लिख सकते हैं, दोनों तरीका से लिखा जाता है। इसका फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन और इसका ग्रेटेस्ट डिवाइजर। क्लियर ना? जितना भी थ्योरी था प्रश्नावली 1 का टोटल क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन बताएंगे ऑब्जेक्टिव के साथ। प्रश्नावली 1 का 1 नंबर में दिया हुआ था, यदि B बराबर A से, B बराबर AC, तो BA का क्या होगा, BA का, देखो B बराबर AC, तो कहीं ना कहीं A काट रहा है B को C बार में। अगर हम 4 बराबर लिख रहे हैं 2 गुना 2, तो इसका मतलब क्या, 2 4 को काट रहा है कितना बार में, 2 बार में। तो इसी तरह A B को काट रहा है कितना बार में, C बार में। तो A B को काट रहा है ना, तो A B को काट रहा है, तो B A का क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है B A का, तो B A का क्या होगा, गुणज, और A B का क्या हो जाएगा, भाजक। क्यों, क्योंकि A का काम काटना है, कटना नहीं, जो कटा गुणज, जो कटाऊ गुणज, जो काटाऊ भाजक, जो काटाऊ भाजक। फिर तुम्हारा दूसरा है A बराबर BQ प्लस R, जिसमें दिया हुआ है A का मान 72, B का मान 9 और तो R बराबर, इस फॉर्मूला पे अगर हम बैठाते हैं तो देखो 72 9, अब कितना बार में लगा है, या तो 72 या उससे छोटा आ जाए, तो 8 बार में लगाते हैं, 9 8 72। तो जब पूरा पूरी कट गया तो R में कुछ बचेगा, तो Q बराबर 8 और R बराबर, अब जो पूछ रहा हूँ मेरा आंसर। इसी तरह से जितना भी है टोटल निकलेगा। अब तुम लोग का एक क्वेश्चन क्या था, 2 का 2 नंबर, 2 का 2 नंबर, 2 का 2 नंबर में क्या है, भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, ये क्या चीज है, भाग एल्गोरिदम है। Q और R बताइए, जहां दिया हुआ है A बराबर 4 और B बराबर, यानी कहने का मतलब क्या, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है जो काटेगा वही बड़ा, जबकि ऐसा तो हो नहीं सकता है, जो काटेगा वो बड़ा, क्योंकि काटने वाला तो छोटा रहेगा तब तो उसको काट पाएगा ना। लेकिन अगर बड़ा हुआ तो भी सही है, बड़ा हुआ तो भी सही है। फर्क क्या है कि ये 0 बार में काट देगा, कितना बार में, 0 बार। अगर हम 19 से 4 में भाग देते हैं तो 1 बार में तो कभी लगेगा नहीं, क्योंकि 1 बार में लगा दिए तो कितना आएगा 19, और 1 से अधिक लगाएंगे तो और बड़ा आता जाएगा। तो हम उससे छोटा कितना बार में लगा दें, तो 0 गुना 19 कितना हो जाएगा, 0। अब 4 में 0 घट गया तो क्या हो गया, अब ये जो 4 आया है ना, ये मेरा A नहीं है, ये भाज्य नहीं बल्कि ये शेषफल है, क्या है R, और ये जो था ये A था, क्योंकि अभी तक भाग लगाए नहीं, और जब तक नहीं लगाएंगे तब तक ये क्या कहलाएगा, A कहलाएगा, यानी भाज्य कहलाएगा। समझ में आया है? और ये अब R, तो इसका मतलब Q का मान
क्या निकल गया मेरा 0, और जबकि R के मान 4 निकला। ये समझ में आया है? क्लियर हुआ? ठीक। उसके बाद 3 नंबर वाला जितना भी था पिछले वाला क्लास में टोटल बता दिए थे। अब बचा है केवल 4 नंबर। तो देखो 4 नंबर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ध्यान देना, चूंकि ये भाग एल्गोरिदम है तो निश्चित ही है कि ये भी मेरा जब भी बनेगा तो भाग एल्गोरिदम के पैटर्न A बराबर जहां R क्या होगा 0 के बराबर भी हो सकता है या उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन B से छोटा। B के बराबर कभी नहीं, B से। अब जब B के बराबर नहीं होगा तो उससे बड़ा भी नहीं होगा, जब भी होगा छोटा ही होगा। जब इस तरह से दिया रहे और कहे 5m + 1 के रूप का है, 5m का रूप का है, 5m + 2 के रूप का है, सॉरी 5m बार बार कर रहे हैं, मतलब 4m। ठीक है, जो मतलब कितना दिया रहे हैं उससे हमको मतलब नहीं, बस एक लिखने का तरीका भी बता रहे हैं। तो इसमें क्या करना, देखो इस पैटर्न में कहीं ना कहीं एक चीज तुमको समझ में आ रहा होगा अभी। ये मेरा R के रूप का है, समझ में आया है? यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब +0 होगा ना। यहाँ +2 है, यानी कि ये सब का सब मेरा क्या है R, और ये सब जो भी है ये Q के रूप का है। तो इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है। तो पहला काम, इस तरह से जब भी बनाने बोलेगा तो हम अगर जो 4 के रूप का दिया हुआ है तो B मान लेंगे 4। अगर मान लिया जाए 5Q + 3 दिया हुआ है तो B मान लेंगे। हमको R मानने का जरूरत नहीं पड़ता है, Q मानने का जरूरत नहीं पड़ता है, यहाँ केवल B मानने का जरूरत पड़ता है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमको A मानने की जरूरत पड़ता है। ये भी हम क्वेश्चन के ही अनुसार मान रहे हैं, क्योंकि उसमें 4m था दिया हुआ तब भी 4 माने हैं, लेकिन वहाँ ये लिखा हुआ रहेगा धनात्मक पूर्णांक, तो हम मान लेंगे माना कि A धनात्मक पूर्णांक है। क्या है लिखा हुआ रहेगा सम पूर्णांक, तो मान लेंगे कि A क्या है सम पूर्णांक। विषम पूर्णांक तो A मान लेंगे विषम पूर्णांक, और इस तरह से लिखा हुआ रहेगा तो उसी में फिर मान लेंगे कि B बराबर 4 है तो 4, 5 है तो 5, 3 है तो 3। समझ में ये चीज आ गया है। दूसरी बात, अगर स्क्वायर बोलेगा करने के लिए तो स्क्वायर करेंगे, जैसे कि 4m + 1 का अगर स्क्वायर कर दिया तो A + B का होल स्क्वायर के पैटर्न पे बन जाएगा। जानते हो A + B का होल स्क्वायर क्या होता है A² + B² + 2ab। A² + B² + 2ab, लेकिन यहाँ जब भी लिखना तो A² + 2ab + B² लिखना। क्यों ऐसा बात बताएंगे भी, क्योंकि R हमेशा मेरा क्या होना चाहिए साइड में होना चाहिए, R हमेशा साइड, और B² जो होगा वही मेरा R बनेगा। देख सकते हो B² में कुछ नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ तो यही, इसलिए B² हम साइड में कर देंगे, यानी A² + 2ab + B²। क्लियर है। एक और फॉर्मूला किसमें प्रयोग पड़ता है, स्क्वायर बोलेगा करने के लिए, नहीं तो घन बोलेगा करने के लिए। अगर घन बोला तो A + B का होल क्यू। अब A + B का होल क्यू क्या होता है AQ + BQ + 3ab इंटू A + B इंटू A + B, यानी A + B का होल क्यू क्या होगा AQ + BQ + 3ab इंटू A + या इसका दूसरा फॉर्मूला होता है AQ + BQ 3a² B + 3ab², यानी एक बार A पे स्क्वायर कर देना तो एक बार यहाँ देख भी सकते हो। अगर मैं इसका गुना A के साथ करता हूँ तो A पे स्क्वायर आ जाएगा तो 3a² B के साथ किया तो 3a B पे स्क्वायर आ जाएगा तो ये होगा। क्लियर, दो बातें क्लियर हुई। तीसरा बात है, इसमें सम और विषम का भी प्रयोग किया जाता है। तो हम जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब जो संख्या है इसमें सम कौन है और विषम कौन है। 0 मेरा क्या है सम में इसकी गिनती होती है, याद रखना, चूंकि 0 क्या चीज में होता है गिनती सम में होता है। 1 विषम जितने भी है मैं उसका एरो ऊपर दे रहा हूँ और सम का नीचे। 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 8 और 9। तो यानी सम बोलेगा तो हम 0, 2, 4, 6 और 8 लेंगे। विषम बोलेगा तो 1, 3, 5, 7 और 9 लेंगे। यहाँ तक क्लियर। तो अब मैं क्वेश्चन पे आऊं, सबको समझ में आ गया ना। प्रश्न नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन सा विषम पूर्णांक धनात्मक। तो क्या मानेंगे, माना कि
ए धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर 1। उसी में दिया हुआ है धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3। तो यानी कि 4q है तो b क्या मानोगे? 4। b क्या मानोगे? 4। क्लियर? दो चीज होता है जहाँ q एक पूर्णांक है, जहाँ q एक, अब पूर्णांक इसलिए ही दे दिया है कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, माइनस में भी जा सकता है, लेकिन हम माइनस नहीं लेंगे क्योंकि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। समझ में आ गया? उसके बाद यहाँ तक एक क्वेश्चन है, फिर उसके आगे दूसरा क्वेश्चन है। पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या है? दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। देखो सॉल्यूशन, चार का 1, ठीक ना? तो हम यहां लिखेंगे माना कि कोई धनात्मक विषम है ना, विषम पूर्णांक a तथा b 4 है, या इस तरह से भी माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a तथा b बराबर 4। ए का जरूरत नहीं भी है क्योंकि हम मान रहे हैं। तो माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a तथा b बराबर 4, मान लियो ना। अब युगलिड के भाग लेमा से, तो युगलिड के भाग लेमा क्या है? a = bq+r, वेयर यानी जहां r 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। यहां तक समझ में आया है? ये दोनों कैसे मानते हैं ये समझ में आ गया है। अब हम जो अब लिखे हैं ये, इसके अनुसार से a बराबर b क्या लिए हैं? q+। अब मेरा r का मान किससे छोटा होना चाहिए? b से। अब b क्या है? 4। इस चीज को यहां तक समझ में आया? चूंकि r का जो मान होगा वो 4 से छोटा होगा, 0 तक हो सकता है, यानी इसलिए हम ले सकते हैं r बराबर 0 को भी, 1 को भी, 2 को भी, 3 तक केवल। बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब 0 हो सकता है, ले लिए। लेस देन का है मतलब 0 से बड़ा होगा, तो बड़ा हम जितना चाहते हैं उतना ले लेते हैं, लेकिन कंडीशन है कि 4 तक नहीं लेना है, 4 से छोटा। तो 4 से छोटा का मतलब 0, 1, 2, 3। क्लियर यहाँ तक हुआ है? अब देखो जब r बराबर 0, एक एक करके आप सबका मान रखेंगे। जब r बराबर 0, मान लो ये तुम्हारा है इक्वेशन नंबर 1, ठीक ना? समीकरण 1 से जब r बराबर 0, तब a बराबर मेरा क्या होगा? 4q+0, यानी 4q ही रह जाएगा। समझ में आया? अब जब r बराबर 1, तब a बराबर 4q+1। जब r बराबर, अगर आता है तो हम पहले बोल रहे हैं कि बोला करो, उसे माइंड अपने आप रिवीजन करता जाएगा। तब a बराबर 4q+2। जब r बराबर 3, तब a बराबर 4q+3। क्लियर हुआ? अब देखो अगर हम धनात्मक विषम पूर्णांक माने हैं तो सोचो क्या 0 हो सकता है मेरा? क्या 0 होगा r में? क्योंकि धनात्मक विषम माने हैं, तो विषम में तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 क्या है? सम है। अभी बताने से पहले ये चीज भी बताए थे, 1 होगा ना। क्या 2 विषम है? तो यानी कि केवल और केवल फॉलो कर रहा है 4q+1 और 4q+3।
और यही क्वेश्चन भी तो कहा था कि दिखाइए कि 4q+1 और 4q+3 के रूप का होता है। क्लियर? चूंकि a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए r बराबर 0 तथा 2 असंभव है। अतः अभीष्ट धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर 4q+1 तथा 4q+3। सॉरी, दिखाने बोल रहा था ना कि ये आंसर नहीं बल्कि ये क्या समझ में आया है? किसी को प्रॉब्लम भी है? ध्यान देना है। हाँ, धनात्मक विषम पूर्णांक माना था, ए को हम क्या मान लिए? धनात्मक विषम पूर्णांक। और जिसके फॉर्म में था 4q के फॉर्म में था तो b को मान लिए 4q। भाग ले माँ पे इसी को क्या किए? क्लियर करते गए हैं। अब मेरा r जो है वो 0 से लेकर के लेकिन 4 से छोटा होगा, 0 से होगा लेकिन 4 से छोटा, तो 0 1 2 3 4, तो एक एक करके फिर सब का मान क्या करेंगे? इसमें रखते जाएंगे और फिर टोटल जो निकलेगा, अगर सम बोलता तो मेरा आंसर 0 और 2 होता, तो यहाँ क्या लिखते? चूंकि a एक सम पूर्णांक है, यहाँ सम फिर होता तो यहाँ क्या होता? r बराबर 1 और 3, 1 और 3 वो संभव है। अतः अभिष्ट धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ दे सकते हो, a भी धनात्मक विषम पूर्णांक, a बराबर 4q+3 तथा 4q+1 3 2 नहीं। समझ में आया? जल्दी